हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। ये हमारा है चैप्टर नंबर 2 क्लास 8। ठीक है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 है। ठीक है, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है तो इसलिए हम लोग इसको पार्ट वाइज कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसने वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 जाके फटाफट देख ले। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आईएनएम के जितने प्रश्न बनते हैं वो क्लास 8 एनसीईआरटी से ही बनते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। ठीक है, खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, जो कि अब फ़िलहाल चेन्नई के नाम से जाना जाता है, आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत कितना हो जाएगा 401,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी थी। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। और उसे वैसे वो मतलब संदेहास्पद लग रहे थे, उसे भ्रष्टाचार आरोपी से बरी तो कर दिया गया, लेकिन उसने 1774 में आत्महत्या कर ली। ठीक है, जो उस पर एलिगेशन लगे थे वो निसंदेह मतलब गलत साबित हो गए और ये बरी हो गए थे, लेकिन 1774 में आत्महत्या कर ली। ठीक है, कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। ठीक है, यही सब है। और फिर क्या है, यहाँ से लिखते हैं, यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। ठीक, लोग उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। ठीक, कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। ठीक है, उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर की तय करने लगे थे। ठीक है, करना चाहते थे। कई बार कंपनियों ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। ठीक है, और ये देखते हैं कि कल्पना कीजिए आप कंपनी के युवा अफसर हैं और कुछ महीने के लिए भारत आए हैं। अब इंग्लैंड में रहने वाली अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखकर उन्हें अपनी ऐशो आराम भरी ज़िंदगी के बारे में बताएं और उसकी तुलना ब्रिटेन में अपने पुराने जीवन से करें। ठीक है, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल
1798 से 1805 था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी इलाके छीन लिए गए। ठीक, ये देख सकते हैं फिगर में, और इसमें देख सकते हैं अपने बेटे और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सुजाउद्दौला टीली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र है ये। और बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सुजाउद्दौला के ज़्यादातर अधिकतर छीन लिए गए। ठीक है, अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर बोला जाता है, ये देख सकते हैं। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली शासनकाल था 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल आप देख सकते हैं। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। ठीक है, ये आपको याद रखना, काली मिर्च और इलायची। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ठीक है, टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। अब देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ठीक है, टीपू की कहानियाँ। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्मों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया। ठीक है, और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया है। इसी के बाद उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाता है। उनके राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती है। आप देख सकते हैं खिलौना शेर जो ये है। ठीक है, टीपू का खिलौना शेर। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए थे। ठीक है, और ये देखते हैं कि सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी हो। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। अब देख सकते हैं 4 बार कौन कौन सा है।
श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथ में, या वाडियार बोला जाता है, सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। आप ये सब देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो मैं इस सबका PDF दे सकती हूँ। आप कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। और मैं यह वीडियो समाप्त करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं। और अगर आप लंबी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।